हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार क्षेत्र भर्ती TRE 4 का मैथ क्लास डेली बाई डेली शाम को 5 बजे चल रहा है। ये आप किसी भी वर्ग के लिए तैयारी करें, वर्ग 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, सभी के लिए ये क्लास चल रहा है। इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बताया ही जा रहा है, साथ साथ इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, जो कि हर एक क्लास के लिए बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप वर्ग 1 to 5 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, वर्ग 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए, किसी के लिए आप क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुज DEF और PQR, कोण D बराबर कोण Q है, कोण R बराबर कोण E है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। सबसे पहले किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे के समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। बात को समझिएगा। पहले दोनों त्रिभुज अगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो एक त्रिभुज है DEF, दूसरा त्रिभुज है PQR। कोण किसके बराबर है, ध्यान देना है। जो D वाला कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर है, Q के बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना, ये Q के बराबर है, ये वाला कोण। अब कोण जो R है, तो R इसमें है, तो ये वाला कोण जो है, ये डबल से दिखा दे रहे हैं, तो ये जो कोण है R, वो E के बराबर है, मतलब इस वाले कोण के बराबर है। देखो, समरूप लिखने का तरीका क्या होता है, तो अभी से तीसरा कोण ऑटोमेटिक एक दूसरे के बराबर हो जाता है। मतलब ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, तो इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर त्रिभुज लिखते हैं DEF, ध्यान से समझना है, DEF लिखते हैं कि समरूप है, तो यहाँ पर D पहले लिखे हुए है, तो समरूप में उसी कोण को, उसी वाला नाम को पहले लिखा जाता है। ये एंगल यहाँ पर किसके बराबर है, Q के बराबर है। इस त्रिभुज में पहले कौन लिखाएगा, Q लिखाएगा। फिर E लिखे है, तो E यहाँ पे है, तो यहाँ पर E की जगह यहाँ पे क्या है, R है, तो यहाँ पे R लिखाएगा। ये बहुत ध्यान रखना रहता है समरूप लिखते समय। वही अगर हम लोग बात करेंगे F का, F लास्ट में लिखा हुआ है, तो F किसके बराबर है, यहाँ पर Q P के बराबर है, तो यहाँ पर P लिखाएगा। तो ये DEF जो समरूप होगा QRP का होगा, ऐसा नहीं लिख देना है PQR का होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एंगल के हिसाब से, नाम के हिसाब से जो कौन सा एंगल किसके बराबर है, उसी के अनुसार समरूप लिखाता है, सिमिलर दर्शाया जाता है। ये तो एक दूसरे का क्या है, सिमिलर है। अब देखो, रेशियो में कैसे लिखा जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि रेशियो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है। अगर हम पहले DE लेते हैं, यहाँ पर क्या है, DE है, तो DE का देखिए, जो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका अनुपात है, मतलब भुजा का अनुपात जो होता है, साइड का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर DE ले रहे हैं, तो यहाँ पर पहला 2 लिए है, तो यहाँ पर भी पहला 2 लेना होगा। तो इसका नाम हम लोग QR भी लिख सकते हैं, RQ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जगह जगह पर, तो QR ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बट्टे में क्या आएगा, QR आएगा। बस बहुत ध्यान से लिखना है। दूसरी तरफ हम अगर EF लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, EF, ये वाला EF है, तो EF है, तो EF के साथ यहाँ पर कौन आएगा, RP आएगा। तो यहाँ पर अगर EF लिखते हैं तो बट्टे में क्या आएगा, RP लिखे या PR लिखे, उल्टा भी लिख सकते हैं, RP लिखे या PR। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, RP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर RP लिख देंगे। अब तीसरा भुजा कौन बचेगा, तो तीसरा भुजा बचेगा DF, ये वाला, ये दोनों DF, दोनों अंत वाला। तो अगर यहाँ पे हम DF लिखते हैं, यहाँ पे अगर DF लिखते हैं, तो यहाँ पे कौन है, QP है, कौन है, QP। ऑप्शन में QP लिखा होगा या PQ लिखा होगा, यही लिखा जा सकता है, QP लिखे या PQ लिखे। ऑप्शन में देखेंगे तो PQ लिखा हुआ है, तो PQ लिख दिए। अब ऑप्शन मैच करेंगे कि कौन किसके, देखिए ये इसके बराबर है, तो ये पहला ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है DE बट्टे, नहीं ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, DE बट्टे QR यहाँ पे दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो ये तो दिया नहीं है। चलिए ये भी इसके बराबर है, तो इसको चेक कर लेते हैं, EF बट्टे RP। देखिए यहाँ पे RP लिखा हुआ है, यहाँ पर PR लिखा हुआ है, तो हम बोले तो कुछ भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब सेम होता है, RP लिखे या PR लिखे। तो ये दिया हुआ है DF बट्टे PQ के बराबर है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। और भी ऑप्शन में चेक करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये तो चेक कर, हाँ अब ये भी तो है, ये पहला वाला, ये तीसरे वाला के भी बराबर है, तो D बट्टे QR है, तो D बट्टे QR है। यहाँ पर DF बट्टे PQ लिखा हुआ है, DF बट्टे PQ है, तो मतलब ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है, C भी ऑप्शन सही हो रहा है। ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कहीं से भी,
ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो ये गलत है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, मतलब एक से अधिक। तो एक से अधिक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है यदि पी ए, अब यहाँ पर पी ए और पी बी केंद्र O वाले वृत्त को 2 स्पर्श रेखाएं दिया है। तो एक केंद्र O वाला सबसे पहले वृत्त ड्रॉ करेंगे, केंद्र O वाला वृत्त ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वृत्त हो गया, केंद्र O है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर पी ए और पी बी मतलब बाहर में कोई बिंदु होगा P जिससे स्पर्श रेखा बोला है ना, स्पर्श रेखा बाहर के बिंदु से ही ड्रॉ कर सकते हैं, अंदर से तो ड्रॉ नहीं कर सकते। पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक यहाँ से एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं कैसे खिंचाएगा, एक इधर से और एक कहाँ से आएगा, एक इधर से आएगा। स्पर्श मतलब जो टच करे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे वृत्त को टच कर रहे हैं इसको हम ए नाम दे रहे हैं, यहाँ पे जो वृत्त को टच कर रहा है उसको हम ए नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे जो वृत्त को टच कर रहा है उसको बी नाम दे रहे हैं। हमको पता है जो स्पर्श रेखा होता है केंद्र से जो लाइन मिलाया जाता है वो उस पर क्या होता है, लंब होता है। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी इस पर क्या होगा, लंब होगा। ये सब आपको जानकारी पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर क्या करती है, लंब डालती है। अब इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए और बी, मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 110 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। और चतुर्भुज में ये दोनों 90 है, ये दोनों क्या है, 90 है। तो 90 90 180 हो गया। अब पूरा चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये दोनों 180 हो गया, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो ये दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, तो 180 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये 70 डिग्री होगा। तो 70 में 110 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ये दोनों मिला के 180 और ये दोनों मिला के 180 कितना, 360 हो जाएगा। तो ये अगर 110 है तो ये कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अब एंगल कौन सा पूछा है थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ए पी बी ही पूछा है, मतलब यही एंगल पूछा है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना है कि किस प्रकार कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा था। तो ये 90 90 180 हो गया। तो ये आमने सामने का कोण भी मिलाकर योगफल कितना 180 होना चाहिए, तभी जाकर 360 होगा। तो इसमें 110 इधर वाला दिया हुआ था, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 180 हो जाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे 70 डिग्री होगा तो ये 180 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर आज उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बोला गया है किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए पी की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से वृत्त का बात हो रहा है, वो केंद्र वाले वृत्त है। वो केंद्र वाले वृत्त है और एक ए है बाहर में बिंदु जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है, जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है। और अगर ये स्पर्श बिंदु का बात करेंगे तो ये क्या है, पी है। ए पी स्पर्श रेखा बोला है ना। अब फिर से अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे, तभी थोड़ा देर पहले बताया था ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बोला है कि जो ए बिंदु है उससे स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई कितना, 24 है। मतलब ये वाला जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त के केंद्र O है, तो बिंदु ए से दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब O से यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु ए से O का दूरी जो है कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। तो बोला है कि ये इसका वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखिए ये जो O से P का दूरी है ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या है। और ये त्रिज्या अगर निकल जाता है तो इसी को दोगुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। तो अगर ये हमको ये वाला लंबाई निकालना है तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOP। त्रिभुज AOP को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और सभी को पता है कि त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर बराबर होता है 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब AP के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर के बराबर होते हैं। OA का मान दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 के, AP का मान है 24, 24 का स्क्वायर। और यहाँ पर OP हम यही त्रिज्या है तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा।
सभी को पता है कि 25 का अगर स्क्वायर करते तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर करते तो ये सब याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 576 होता है प्लस आर स्क्वायर। ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 625 में से घट जाएगा 576। घटाते हैं अगर तो यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बचेगा तो 11 यहाँ होगा। 5 में से 5 जाएगा 0, तो 49 बच गया। तो आर स्क्वायर का मान 49 हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √49 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों साइन होगा, लेकिन त्रिज्या हमेशा एक लंबाई है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है। तो √49 का मान कितना आ जाएगा, 7। इसका रूट कितना होगा, 7 होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ गया। लेकिन हमको पूछा क्या है, व्यास। अब व्यास को डी से दर्शाते हैं, ये हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, व्यास दुगना होता है। ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो 2 गुने त्रिज्या कितना है, 7 है, 7 गुना कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए हबरा के यहाँ पर त्रिज्या निकाल के भी अगर ऑप्शन दिया हुआ है 7, हबरा के टिक कीजिएगा तो 7 आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, फिर से एक बार बता देते हैं। बोला गया था कि एपी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ए से ओ की दूरी दिया हुआ था और एपी का भी लंबाई दिया हुआ था, और इसका बोला था व्यास निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको दिखा कि अगर यहाँ से ये इसको मिलाया तो ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ से जब स्पर्श रेखा से केंद्र से मिलाते हैं लाइन, तो वो इस पर क्या होता है, लंब होता है। ये इस पर क्या होता है, लंब होता है। जब लंब होता है और ये लंबाई निकालना है तो ये यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। कैसा त्रिभुज बन रहा था, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर का योगफल के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया और यहाँ से त्रिज्या निकाल लिए। और त्रिज्या निकालने के बाद उसका दोगुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यास निकल के आ जाएगा, डायमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दिया है बिंदु टी पर पी टी वृत्त पर स्पर्श है। तो बिंदु टी पर पी टी जो है वृत्त पर स्पर्श है, और पी ए बी क्या है, वृत्त का छेदक रेखा है। तो यदि पी ए अगर 9 सेंटीमीटर और पी ए बी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो पी टी का लंबाई बताना है। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तब इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई 2 रेखा, 2 जीव आप बोल सकते वृत्त का, आपस में अगर प्रतिच्छेद करती है, ये एक ए बी है और एक सी डी है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर अगर प्रतिच्छेद करती है, तो जब भी अगर 2 जीवा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उनके गुणनफल एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ओ ए गुने ओ बी जो होते हैं बराबर होते हैं ओ सी गुने ओ डी के। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है त्रिभुज के लिए, जीवा के लिए। दूसरा होता है कि अगर एक वृत्त है, वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से 2 छेदक रेखा, यहाँ छेदक जिसको सेकंड भी हम लोग कहते हैं, 2 छेदक रेखा है, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे ओ मान सकते हैं या पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये ए बी है और यहाँ पर सी डी है। तो इसमें बताया जाता है इसमें क्या रिलेशन होता है, बोला जाता है पी सी गुने पी डी, पी सी गुने पी डी। ये लाइन का पी सी गुने पी डी पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई, पी सी गुने पी डी जो होते हैं बराबर होते हैं पी ए गुने पी बी के, पी ए गुने पी बी के। तो ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है। अब इसी का क्या होता है, तो इसी का सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना है कि यदि ये जो छेदक नहीं हो कि एक रेखा क्या हो गया, एक रेखा स्पर्श सिर्फ हुआ, क्या हुआ, एक रेखा स्पर्श हुआ और एक क्या है, छेदक रेखा है, एक क्या है, छेदक रेखा है। तो इस केस में कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ये पी ए यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही बिंदु पर मिल गया, ए और बी एक ही बिंदु पर मिल गया। तो ए और बी एक ही बिंदु पर मिल गया तो ये 2 बार लिखाएगा, क्या लिखाएगा,
पी ए गुने पी ए। क्या लिखा है, एक ही बिंदु पर मिल गया, ए और बी एक ही बिंदु पर मिल गया, तो पी ए गुने पी ए बराबर में हो जाएगा पी सी गुने पी डी। तो यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पहले एक वृत्त ड्रॉ कर ले, तभी जाए कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वृत्त है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, तो इसे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है यहाँ पर किस बिंदु पर, टी बिंदु पर। अब एक छेदक रेखा जो सेकंड बोलते हैं, जो कि इसको पार करते हुए जाती है, वृत्त को दो जगह पर कट करती है, जो कि कहाँ पे, तो यहाँ पर एक दिया है पी ए और एक दिया है बी। तो इसमें दिया हुआ है कि ये P से A का दूरी कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, कितना है 9 दिया हुआ है, और AB दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, तो AB कितना है 7 है। इस रिलेशन के अनुसार PA गुने PA मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, PT गुने PT, क्या होगा PT गुने PT बराबर यहाँ से PA होगा गुने यहाँ पर PB होगा। इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर PB होगा। PT गुने PT का मतलब PT का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और PA का मान कितना दिया है 9 दिया हुआ है, और PB का मान देखिए, PB का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों मिलाकर ही होगा PB, 9 और 7 मिलाकर PB होगा, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो PB का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब PT का मान निकालना है और उसका स्क्वायर है, तो इधर रूट लेना पड़ेगा, 9 गुने क्या है इधर 16 है। सभी को पता है कि 9 का जो रूट होता है 3 होता है, 16 का जो रूट होता है 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 4 ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो PT का जो मान निकल के आया, कितना निकल के आया 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसमें से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्वेश्चन आज वृत्त से ही रिलेटेड दिया गया है। फिर से एक वृत्त पहले बनाना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहले वैसा लोग करना है। अगर हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र क्या है O है, आगे बोला है कि एक बिंदु P से, बिंदु P अभी कहाँ है नहीं पता चल रहा है, जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से कहीं पर बिंदु P है। अब देखो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और P से O के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर का रहा है, मतलब P कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा, बाहर में होगा। तो P कहीं ना कहीं बाहर में होगा, और P और O के बीच की जो दूरी दे रहा है कितना है 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ। तो PQ यहाँ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, PQ, दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है P से ही, एक PQ और एक PR। एक यहाँ से PR स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, जहाँ पे स्पर्श करेगा यहाँ पे हो गया R। यहाँ से बात करते थे एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, PQ, यहाँ पर अगर O से मिला देते हैं तो PQ O R, एक चतुर्भुज बन रहा है। जब यहाँ पे इस चतुर्भुज बन रहा है तो इस चतुर्भुज का बोल रहा है कि क्षेत्रफल बताना है। देखिए एक और चीज़ ध्यान में आप सभी को रखना है कि बाहर बिंदु से, किसी भी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, उभनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये दोनों का लंबाई क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये एक त्रिज्या है, त्रिज्या भी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई समान है और ये इस लंबाई के समान है, और ये तो कॉमन ही है। मतलब ये जो यहाँ पे अगर चतुर्भुज देखेंगे तो चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समान है। मतलब किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दें कि हमको पहले से बताते आ रहे हैं, जो स्पर्श रेखा होता है यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। जब ये त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आधार और उस पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए। मतलब ये आधार होगा PQ और डाला गया लंब OQ की लंबाई चाहिए।
तो ओ क्यू तो पता है लेकिन पी क्यू नहीं पता है। तभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला जो यहाँ पर भुजा बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होते हैं। तो यही त्रिभुज का यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई निकाल लेंगे। अब देखो लंबाई निकालने के लिए अब ये पाइथागोरियन थ्योरम ध्यान में रखना है कि अगर कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 13 है और एक लंबाई 5 है, तो ये ट्रिपलेट होता है कब, जब ये 12 होता है तब। मतलब 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये सब अपने से याद रखने की ट्राई करना है, ये सब निकालने की कोशिश नहीं करना है एग्जाम में। कुछ ट्रिपलेट याद रखना है, जैसे सभी को पता होगा कि एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि दो छोटे भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरे भुजा के वर्ग के क्या होते हैं, स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ये एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो ये सब कुछ ट्रिपलेट है। और बाकी इसमें से इसी में किसी से गुना करने पर और भी बहुत सारा ट्रिपलेट बनता है। जैसे इसमें 2 से पूरा में गुना कर देंगे तो एक ट्रिपलेट बनेगा, या इसमें 2 से गुना कर देंगे तो वो एक ट्रिपलेट बनेगा। तो अलग अलग प्रकार के इस तरह से ट्रिपलेट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है जिससे क्वेश्चन बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ऐसे ये सबको पता है कि ये कर्ण है और ये क्या है, लंब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आधार की लंबाई निकाल सकते हैं। अब 12 भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते चलिए कि ये कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। जब एक ये समकोण त्रिभुज का ये यूज करेंगे तब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तब। अगर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता है तो एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जिनको अब ये भी नॉलेज नहीं होगा उनके लिए ये बता देते हैं कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है ABC, तो अगर इसका एक कोण जब 90 डिग्री होते हैं तो समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें से आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं आधार है और ऊपर वाला को मान लेते हैं लंब है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो कर्ण है, कर्ण क्या है, AC है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के वर्ग का योग के बराबर होगा। मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यही यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस त्रिभुज में, तो ये 12 निकल के आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, त्रिभुज में हम लोग को लंब पता होना चाहिए और उसका आधार पता होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल। यहाँ पर एरिया लगा देते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज OQ का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है 1/2 गुने आधार। तो आधार इसका क्या है, PQ है, तो ये PQ हो जाएगा। और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, OQ है। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया। PQ का लंबाई कितना 12 आया है और OQ का लंबाई कितना है 5 है। तो 12 पीछे कितना हो 60 हो गया, तो इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है जो कोण A है वो 0 से 12 है और कोण B का जो मान है वो 90 से छोटा है। ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है कि A और B का जो भी मान होगा वो 0 और 90 के बीच में ही होगा, इससे बाहर कोई मान नहीं लेना है। तो ये तो 10 क्लास का है, जो त्रिकोणमितीय टेबल आपको याद रखना है कि किस मान के लिए कितना मान होता है, किस एंगल के लिए कितना मान होता है। तो ये सबको पता है कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, सर साइन 30 डिग्री का मान होता है, उस पर कितना है 1/2 होता है। इसलिए यहाँ पर A का मान क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। उसी प्रकार से कितने डिग्री पर 1/2 होता है कॉस, तो कॉस 60 डिग्री पर होता है, इसलिए यहाँ पर B का मान क्या होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। तो A और B का मान ये हो गया 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, डायरेक्ट याद रखना है त्रिकोणमितीय टेबल से। तो ये दोनों का योगफल पूछा है, तो A प्लस B जो होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो जोड़ के ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि tan 2a बराबर cot a प्लस 60 डिग्री है, तो जहाँ 2a कितना है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम है। तो हम लोग ये tan और cot एक दूसरे के क्या है, tan और cot एक दूसरे के पूरक है, मतलब कंप्लीमेंट है, ठीक। तो जब पूरक होते हैं तो पूरक वाला हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, तो उसको समझना है। यहाँ पे समझना क्या है उस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले आ जाते हैं, ये पता होना चाहिए सभी को कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। पूरा का मतलब ये होता है ये cos थीटा के cot थीटा के बराबर होते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस tan को इस रूप में लिखेंगे या cot को इस रूप में लिख लेंगे, किस जैसा मन है वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो या cot को इस रूप में लिख लेंगे, जिसको चेंज करना है उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको cot को tan में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले tan 2 लिखा हुआ है, tan 2 रहने देते हैं। उसके बाद cot को tan में चेंज करना है तो cot को tan लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 90 डिग्री लिखना है और फिर माइनस दे के थीटा का मान। थीटा की जगह यहाँ पर कितना है, a प्लस 60 है। पूरा थीटा की जगह क्या है, a प्लस 60 है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, a प्लस 60 डिग्री लिखाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, tan 2a बराबर tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 60 डिग्री। तो ये कितना बच जाएगा, तो tan 2a बराबर tan 30 डिग्री माइनस a। अब दोनों तरफ जब tan है तो tan दोनों तरफ से हटा सकते हैं इन्वर्स लगा के, तो tan हट जाएगा, तो सिर्फ एंगल को इक्वेट कर सकते थे। एंगल 0 से 90 डिग्री में है तभी जाकर ऐसा कर सकते हैं। अगर अलग एंगल रहेगा तो ये डायरेक्ट tan हटा के नहीं लिख सकते हैं, तो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। यहाँ हटा लेंगे तो 30 डिग्री माइनस a हो जाएगा। हमको a का मान निकालना है, तो ये इधर a माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, इधर बचेगा 30 डिग्री। अभी 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर हो गया 30 डिग्री। तो a का जो मान होगा ये 30 से कटेगा 10 बार में 3 से, तो ये कितना आ गया, a का मान 10 डिग्री निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये पूरक वाला सिस्टम याद रखना है, कौन किसका पूरक होता है। एक और चीज़ याद रखना है कि साइन किसका था, साइन थीटा पूरक होता है कॉस का, तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस पूरक हुआ साइन का, एक दूसरे के उल्टा होता है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एक सेक बच रहा है, तो सेक थीटा जो होता है पूरक होता है कॉसेक का, सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो ये सब पूरक होता है एक दूसरे का, याद रखना कौन किसका पूरक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया है, तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। इसमें सिंपल ये है कि कॉस से भाग कर देते हैं, जब कॉस से पूरा में भाग करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कट के सिर्फ √2 बचेगा। और सबको पता होगा कि टेन थीटा जो फार्मूला होता है साइन कॉस में, तो टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं, इसलिए कि यही हमको टेन ही निकालना है, तो इसको हम टेन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस 1 हो जाएगा बराबर √2। हमको टेन थीटा का मान निकालना है, तो 1 इधर जो प्लस में है उधर जो जाएगा किसमें, माइनस में। तो टेन थीटा का क्या मान निकल के आ रहा है, √2 माइनस 1। आप देख सकते हो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है
इसमें थोड़ा सा दिमाग क्या लगाए कि दिया हुआ है, लिखा हुआ इफ मतलब क्या होता है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 दिया हुआ है तो निकालना है। देखिए पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि ये किस एंगल के लिए सही है, किस एंगल के लिए √2 आ जाएगा दोनों का योग। 45 डिग्री पर हमको बहुत चांसेस ज़्यादा बन रहा है, इसलिए tan और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो उससे रिलेटेड हमको दिख रहा है। तो थीटा का अगर थीटा का मान हम 45 डिग्री ले लेते हैं तो सभी को पता होगा कि साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री देख चेक कर लेते हैं, तो इसका भी होता है 1/√2 और इसका भी होता है 1/√2। और जब इसको जोड़ेंगे तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√2 हो गया। लेकिन यहाँ पर √2 है, लेकिन ये √2 के ही बराबर है। इसका अगर हर परमेकरण कर देते हैं या 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, इसलिए √2 में √2 से गुना करने पर 2 आता है और बट्टे में क्या है √2 है, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा √2 निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये थीटा के लिए ये सही, थीटा का 45 डिग्री पर इसका सही हो रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं। तो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से मान से अनुमान लगाइए जिससे आसानी से क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो 1 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर प्रोसेस से बनाएंगे, प्रोसेस से बहुत लेंदी बनने वाला है, इतना आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो इसमें किसी एक का पहले मान निकालना पड़ेगा, साइन का या tan का किसी एक का भी मान निकाल कर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो किसी एक रूप में इसको चेंज करके निकालना पड़ेगा, जो कि ये डिफ़िकल्ट लेवल हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, कोई एंगल के लिए चेक कर ले किस एंगल के लिए ये सही हो रहा है, और उससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं मान को निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है cos स्क्वायर थीटा बाई 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन का भी कुछ एंगल का मान हम लोग रख के भी ट्राई कर सकते हैं क्या मान आ रहा है। अदरवाइज हम लोग ये भी कर सकते हैं, जब यहाँ पर फिक्स मान दिया हुआ है, यहाँ पर साइन कॉस के रूप में नहीं दिया है, तो कोई भी एंगल का आसान मान रख लो, आसान मान रख के निकाल लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, या सिंप्लीफाई करके भी क्या कर सकते हैं आंसर। सबसे पहले हम थीटा का कोई एक मान रखते हैं, 45 डिग्री सबसे आसान होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री रख के निकाल लेते हैं अगर मान याद है तो कॉस 45 डिग्री का मान सभी को पता होना चाहिए। हम एक स्टेप लिखते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं था ये स्टेप, फिर भी एक स्टेप लिख देते हैं। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 के क्या होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस 1/1 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है स्क्वायर, तो इसका भी 1 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, कटेगा एक मरतबे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 निकल के। कोई भी मान रखेंगे वो समान ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। ये 3 प्रकार का फार्मूला होता है। दूसरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसके भी क्या होता है 1 होता है। तो ये 3 फार्मूला याद रखना, इसमें प्लस होता है, ये दोनों में माइनस होता है। तो देखो ये कॉट को अगर उधर भेज देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, अगर इसको हम लिख लेते हैं 1 बटे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कॉसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर में, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दोनों का योग कितने के बराबर होता है 1 के, इसलिए ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं या कोई मान रख के बना ले, सबसे आसान तरीका होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा।